बहुत से सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि 7 ऐसी चीजें हैं जो उनका सीक्रेट है सक्सेस का, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ओके, तो हुआ क्या कि 2014 में मैं नया नया एमटेक करके आया और मुझे ये पता था कि हमारे पास गांव में जमीन है जो कि 90 बीघा के आसपास थी, लेकिन जो हमारा घर है शिमला में वो करीबन 500 स्क्वायर फीट के आसपास था। तो मैंने अपने पापा को बोला कि हमने इस प्रॉपर्टी को अब तक मैनेज क्यों नहीं किया हुआ। अब हुआ क्या था कि जो उनकी जॉब है वो एक्चुअल गांव से काफी दूर थी, इसलिए ऑलमोस्ट 30 साल तक अपने जॉब के करियर में वो कभी प्रॉपर्टी को देखने गई नहीं, जिसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी में वहाँ पे जो बाकी गांव वाले हैं उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, कहीं उन्हें खेती बाड़ी शुरू कर ली है। इन शॉर्ट हमारे पास कब्जा नहीं था। जब मैंने ये सवाल अपने पापा से पूछा, उन्होंने बोला तू इसे मैनेज कर ले, हमारी तो उम्र हो गई है। और अगले दिन उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि जा तू इसे मैनेज कर। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये कितना ही मुश्किल होगा। मैं वहां पर गया और मैंने सोचा ये एक ही झटके में मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे कोई भी बड़ा खरीदार था ही नहीं, और सेकंड, जब मैंने डिसाइड किया कि उसे टुकड़ों में बेचूंगा तो भी कोई भी इंसान उसे खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास कब्जा नहीं था। जब मैंने कुछ गांव वालों से बात करी तो मुझे पता चला कि एक गांव वाला है वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था, जो कि 1 बीघा लेने को तैयार था, बहुत ही सस्ते प्राइस में। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि वहां पर हमें उस एरिया को प्लेन करना पड़ेगा। वो एक माउंटेन वाला एरिया था, जिससे बाकी गांव वालों को ये प्रूव हो जाए कि जो मालिक हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और हम उसे एक्चुअल में उस एरिया का कब्जा दे सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। हम जेसीबी वालों के पास गए और वहां पर हमें पता चला कि वो 500 या 600 रुपए 1 घंटे का लेते थे जेसीबी चलाने का, और करीबन 7-8 घंटे में वो जो प्रॉपर्टी है उतना एरिया जो है वो प्लेन हो जाना था। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारे को ओनर्स थे, और सवाल ये था कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या ये हमसे लड़ने लग जाएंगे, या फिर जो गांव वाले हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर कब्जा किया हुआ है, क्या वो हमसे लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो ये मानते थे कि ये उनकी प्रॉपर्टी है और हमें वो हाथ नहीं लगाने देंगे। तो इस चीज के ऊपर रिकमेंडेशन लेने के लिए मैंने 2 फोन कॉल करे। एक फोन कॉल किया मैंने अपने फ्रेंड को जो कि लॉयर था, और उसके डैड जो है वो जज थे। तो जब मैंने इसको कॉल किया तो उसने कहा कि भाई देख, कि लॉ ये कहता है कि जितने भी को ओनर्स हैं तुझे इनसे रिटर्न में पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही तू जेसीबी चला सकता है, वरना कंसिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। सेकंड, मैंने कॉल किया अपने दूसरे फ्रेंड के पापा को जो कि पटवारी थे, और उन्होंने मुझे कहा कि देख, बाकी लोग भी तो जेसीबी चला ही रहे हैं बिना तुम्हारी परमिशन के, तो एक जो छोटा सा एरिया जहाँ पे किसी ने कब्जा नहीं किया है वहाँ पर तू जेसीबी चला सकता है। कोई भी तेरे से अगर लड़ने आता है तो तू बोल सकता है कि हाँ ये आप ही की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसे सिर्फ प्लेन कर रहे हैं। और एक बार अगर तूने इस छोटे से एरिया के पैच को प्लेन कर दिया, उसके बाद तू बाकी पैचेस को भी प्लेन कर सकता है और यहाँ से तेरी एंट्री हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या मैं जेसीबी चला दूँ या एक्चुअल में वेट करूँ। अब मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आया था, उसने कहा भाई रुक जा, इतनी जल्दी मत कर, कुछ भी बुरे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसने मेरा दिमाग और ख़राब कर दिया। लेकिन फिर मैंने जेसीबी वाले से पूछा कि वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या होगा अगर मैं ये चीज़ करता हूँ। तो उसने कहा सर, यहाँ पर अगर पुलिस वाले आगे तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, वरना वो हमारी जेसीबी लेके चले जाएंगे। तो इस पर मैंने कहा कि क्या वो हमें जेल में डालेंगे। उसने बोला नहीं नहीं, इतना नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो वर्स्ट केस है दैट इज़ 25,000 रुपीज़। और मुझे लगा कि अगर इस वक्त पर मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो कभी भी हम इसे आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वर्स्ट केस है वो 25,000 रुपये का है, जो कि मैं लेने को तैयार था। ऑल्दो उस टाइम पर मेरे पास पैसे भी बहुत कम थे। एनीवेज हम वहाँ पे गए, मैंने 2 जेसीबी करी और एक छोटा सा एरिया लिया जहाँ पर ज़्यादा लोगों ने कब्जा नहीं किया था, और उस एरिया को मैंने 4 घंटे में प्लेन करवा दिया। कहीं गाँव वाली आंटी आ गई और उन्होंने कहा कि इस वाले एरिया को मत छूना, यहाँ पर हमने खेतों में कुछ चीज़ें उगाई हुई हैं। मैंने कहा हाँ जी आंटी, ये आप ही का एरिया है, तो मैं सिर्फ इतने एरिया को जो है प्लेन कर रहा हूँ। उस एरिया को मैंने प्लेन करवाया और जो उतना सेक्शन था प्रॉपर्टी का वो मैंने बेच दिया, जहाँ से उसका थोड़ा सा सोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसके ऑपोजिट मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी सिस्टर का बर्थडे था। उसकी छोटी सिस्टर है, लेकिन फिर भी वो उस टाइम ग्रेजुएशन में थी। अब क्योंकि उसने अपनी सिस्टर के लिए कुछ खरीदना था तो वो उसके साथ ही चला हुआ है, क्योंकि जो पेमेंट है उसे अपनी सिस्टर के लिए कार्ड से करनी थी। अभी जो कार्ड है वो उसका सेविंग अकाउंट में मिला हुआ था, जिसमें मैक्सिमम 10 या 12,000 रुपये थे। और उसको ये लग रहा था कि जो उसकी सिस्टर है जो कि ग्रेजुएशन में है वो इतनी छोटी है कि वो उसे ऑपरेट कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ गलती कर देगी। और क्योंकि मुझे और मेरे फ्रेंड को कहीं और जाना था तो मैं भी उनके साथ हर एक शॉप में जा रहा था। और एक बार तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने बोला इसको कार्ड क्यों नहीं दे रहा तू। वो बोलता यार इससे कुछ गलती होगी तो। मैंने बोला यार तेरे अकाउंट में मैक्सिमम 10-12 हज़ार रुपये हैं, वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या होगा, सिर्फ ये 12,000 रुपये जाएंगे, और प्लस तूने इसे अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है कि तुझे लग रहा है कि ये ग्रेजुएट लड़की इस कार्ड को यूज़ ही नहीं कर सकती। फाइनली उसने अपनी सिस्टर को कार्ड दिया और ये पिन बताया। इन शॉर्ट इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जितने भी लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो रिस्क और रिवॉर्ड को कभी लाइफ में समझ नहीं पाते। जहाँ पे बहुत ही कम रिस्क होगा और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है वो वाली बेट्स लेते ही नहीं है, उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और कहीं पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है और रिवॉर्ड बहुत ही कम है, वो चीज़ें वो पागलों की तरह खेलते रहेंगे। जितनी भी लाइफ में ऑप्शन है, चाहे वो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे पैसा बनता है, वहाँ पर सिर्फ यही गेम है कि जब आप हारो तो 1x हारो, लेकिन जब आप जीतो तो 100x जीतो। और जैसे ही आपको ये बेट्स मिलती हैं उन्हें बार बार खेलते रहो, क्योंकि हमें ऐसे बहुत ही कम शॉट चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं।
ओके तो एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है माई स्मार्ट स्पोर्ट। उसके जो फाउंडर है उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार। ये वो इंसान है जिन्होंने यूट्यूब में सबसे पहले अपनी यूट्यूब की इनकम को रिवील करना स्टार्ट किया था। मैं जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ कंटैक्ट में हूँ उनमें से मैक्सिमम लोग इनसे इंस्पायर थे। सबको ये लग रहा था कि क्या एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल है, यूट्यूब से इतनी इनकम हो भी सकती है कि नहीं। क्योंकि इनकी जर्नी स्टार्ट होती है एक इंटरनेट कैफे से। इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, एक नॉर्मल इंटरनेट कैफे ज्वाइन किया जहां पर इन्हें महीने के 6 या 7 हजार रुपए मिलते थे। वहां से इन्होंने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इवन कि इन पैसों से अपना घर भी बनाया। लेकिन रिसेंटली मैं इनका एक पॉडकास्ट देख रहा था जहां पर इन्होंने कहा कि उस वक्त पर मुझे लग रहा था कि यूट्यूब एक मशीन है कि एक वीडियो डालो और दूसरी तरफ से पैसे आते हैं, और क्योंकि पैसे आ रहे थे तो मैं उनको सेव नहीं कर रहा था, मैं उन पैसों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा था। जब मुझे YouTube से पैसे आ रहे थे तो बस ऐसा लग रहा था कि अब ये तो इधर से वीडियो डालो उधर से पैसा निकल रहा है, बारिश हो रही है नोटों की, मशीन में वीडियो डालो पैसा निकल रहा है, सेविंग ना कुछ भी नहीं। बहुत लाइफ को एकदम इजीली लेते हुए चलता गया कि बहुत, लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ रहा है। और यही हमारी लर्निंग भी है। हमने लास्ट पॉइंट में बात करी थी कि ऐसी गेम बार बार खेलते रहो जहां पर जो रिस्क है वो 1x का है लेकिन जो रिवॉर्ड है वो 100x का है, जो कि यूट्यूब और डिजिटल वर्ल्ड में ट्रू है। लेकिन अगर हम उन पैसों को सेव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर बार हम इस गेम में रीसेट का बटन प्रेस कर रहे हैं। देखो, अगर हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो अपना जो भी नंबर है, एक बेस अमाउंट वो डिसाइड कर लो, 1 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, जितना भी है। लेकिन जब वो अमाउंट आपके पास आ जाता है तो फिर वो पागलों वाली हरकतें मत करो, ना ही उसे शो ऑफ में खर्च करो, ना ही किसी को उधार देने में। अब हमें से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, फिर हम पैसे कमाए ही क्यों। यार ये जो पैसे हैं वो है फ्रीडम के लिए। जो सबसे बड़ी चीज है वो है लाइफ में कंट्रोल। अगर आपके पास लाइफ में ये अमाउंट है तो आपके पास लाइफ में कंट्रोल रहेगा। अगर आपको काम नहीं करना है तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि आज मेरा मन नहीं है। ये जो फ्रीडम आती है कि आप कहीं पर भी जाके अपना दिन गुजार सकते हो, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, इस चीज को सिर्फ इसलिए खत्म मत करो क्योंकि अब आप बोर हो रहे हो इस स्टेबल लाइफ से। हमेशा इसका ऑपोजिट सोचते रहो कि ये जो क्वेश्चन है ये कभी भी नीचे से हटना नहीं चाहिए। इंडिया के जो वॉरेन बफेट है, मुनीश पबराय, एक बार उनकी जो यंगेस्ट डॉटर है उनसे बहुत गुस्सा करने लगी। आप विलन हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मुनीश पबराय ने एक बुक पढ़ी थी जिसमें यह लिखा था कि तुम्हारे जो बच्चे हैं उनका इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है। तो मुनीश पबराय ने क्या किया, उस बुक के रूल्स को फॉलो किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डेटा गैदरिंग। वो क्या करते कि जो अपनी लड़की है उनके सारे के सारे फ्रेंड्स को एक पिज्जा पार्टी में बुला लेते कि आज हम पिज्जा पार्टी देंगे, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो। गोल सिर्फ इतना था कि ये ऑब्जर्व करना कि जो उनकी बेटी है वो किन के इन्फ्लुएंस पे रह रही है। इसके साथ साथ कभी भी वो अपने टीनेजर बेटी को कहीं पर ड्रॉप करने जाता है अपनी कार में तो उसके सारे फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तुम लोगों को भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। और वो कहते हैं कि टीनेजर्स में एक क्वालिटी होती है कि अगर तुम उनके साथ बैठ जाओ और तुम बात ना करो तो वो ये भूल भी जाते हैं कि तुम उनके साथ बैठे हो। इसलिए जब भी वो एक दूसरे से लड़कियां बातें करती थी तो उनको ये पता चल गया था कि जो उनकी बेटी है उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर रही है। और उन्होंने अपनी वाइफ से बात करी और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम अपनी बेटी को बोलते हैं कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दे तो वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन था कि जो उसका स्कूल है वो चेंज करवाना पड़ेगा। उन्होंने ये हार्ड डिसीजन लिया जिसकी वजह से उनकी बेटी बहुत गुस्सा हुई। लेकिन जब वो नए स्कूल में गई, उसके नए फ्रेंड्स बने, तो जो उसकी साइकी है वो बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव हो रही थी। इन शॉर्ट स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि चेंज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आई नो हमें से बहुत से लोग बोलेंगे यार आप ये वीडियो में बहुत बार बोल चुके हो, बट यही फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है और बाकी जितने भी कंक्लूजन है वो इसके ऑफ शूट्स हैं, वो इन्हीं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से आते हैं। शार्क टैंक अमेरिका वाला, उसमें एक शार्क थे जिसका नाम है रॉबर्ट हर्जवैक। अब इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो इमिग्रेंट है, वो कनाडा में आए, उनको भाषा भी नहीं आती थी। ये एक बहुत ही गरीब सोसाइटी में रहते थे। लेकिन ये कहते हैं कि जो मेरा माइंड है मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी परमानेंट सिचुएशन है। मुझे पता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फ्यूचर में भी देखा था कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मुझे यकीन था कि मेरे पास पैसे होने ही चाहिए। तो जब ये अपने टीनेज में पहुंचे उस वक्त ये एक शोरूम के बाहर से जा रहे थे। इनको वहां पर एक कोट पैंट बहुत अच्छा लगा। ये शोरूम के अंदर गए, उसका प्राइस पूछा। वो था करीबन $1200, यानी आज के इंडियन रुपीज में करीबन 1 लाख रुपए। ऑब्वियसली इन्हें पता था कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो बाहर आने लगे थे तो वहां पर उस दुकान का मालिक आया और उसने रॉबर्ट को कहा कि देख, अगर तू यहाँ पर 6 महीने तक काम करता है तो हम तुझे ये सूट 60% डिस्काउंट में दे देंगे और करीबन 6 महीने तक तू इतने पैसे भी कमा लेगा कि इस सूट को खरीद पाए। रॉबर्ट ने बोला ठीक है, मैं ये काम कर लेता हूँ। जब रॉबर्ट ने वहां पर काम करना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि जो उसका मालिक है वो 10 बजे से पहले सुबह 7 बजे जितने भी वहां के एम्प्लॉइज हैं
उन्हें 1 सेल्स ट्रेनिंग देता है, 2 ये बताता है कि अच्छे ढंग से कपड़े कैसे पहनो, 3 ये भी बताता है कि तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस कस्टमर के पास ज्यादा पैसे हैं। जब रॉबर्ट ने ये सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वेडनेसडे से सैटरडे तक वो बस इसका इंतजार करता रहा कि यार कब आएगा, कब मुझे सीखने को मिलेगा। वो जल्दी जल्दी सुबह सैटरडे को उठा, 7 बजे वहां पर पहुंचा, और जब वहां पर वो पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सिर्फ वो ही है और दुकान का मालिक है। ये देखकर उसे बहुत शॉक हुआ। एनीवेज, जो भी उसका मालिक सिखा रहा था उसने हर एक चीज को बहुत सिंसियरली सीखा। जब 10 बजे के बाद वहां पर बाकी काम करने वाले आए तो उसने उनसे पूछा कि यार तुम लोग यहाँ पर आए क्यों नहीं, यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा सिखा रहे थे। तो इस पर उस शोरूम के बाकी इंप्लॉइज ने कहा यार हमें कौन से पैसे मिल रहे आने के, हम क्यों आए। आपको पता है ये जो दुकान का मालिक है इसका नाम क्या था? हैरी रॉसन, जो कि आज एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है कपड़ों का। ये इंसान आगे चलकर बिलियनर बना और इससे जो लर्निंग्स होने वाली थी वहां के सारे इंप्लॉइज ने मिस कर दी। सिर्फ एक इंसान ने से लर्निंग ली, रॉबर्ट ने, और रॉबर्ट खुद आगे चलकर बिलियनर बना। एक बार मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी आशीष कश्यप से सीखने की, जो कि गूगल के फर्स्ट कंट्री मैनेजर थे इंडिया के लिए, गोआईबीबो के फाउंडर, IND मनी के फाउंडर। और इनके साथ जब मैंने सीखने का प्रपोजल इन्हें दिया तो मैंने कहा था कि मैं फ्री में भी काम करने को तैयार हूं। इन शॉर्ट, इससे हमारी लर्निंग ये है कि जब भी हमें कुछ सीखने को मिलता है तो फ्री में भी सीखने को रेडी हो जाओ, इवन पे करने को भी रेडी हो जाओ। आपको पता है रिसेंटली जो जोमेटो के फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने एक पोजीशन निकाली थी चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, और उन्होंने इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि मैं उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करूंगा इस जॉब पोस्ट के लिए जो मुझे 20 लाख रुपए देने को रेडी हो। और बहुत से लोग इन्हें 20 लाख रुपए भी देने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इस इंसान के साथ हम 1 साल भी रह लेंगे तो हम जो IIM की डिग्री है MBA की, उससे भी बहुत ज्यादा सीखेंगे। ओके, तो जब मैं बैंगलोर में था तो वहाँ के काफ़ी लोगों को पता था कि मैं स्टार्टअप के लिए यहाँ पर आया हूँ, और उस सोसाइटी में सिर्फ एक और इंसान था जो स्टार्टअप कर रहा था। वो IIT से पढ़ा हुआ था, और सबने कहा कि आपको इनसे मिलना चाहिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि मैं उनसे मिलना चाहता था। एनीवेज, मैंने उनका फ़ोन नंबर लिया, उन्हें मैसेज किया, और फाइनली मैं उनको मिला। तो जब मैं उनसे मिला मुझे ये पता चला कि वो क्या करते थे। वो वीडियो गेम्स बनाते थे नॉर्मल, जैसे लूडो हो गया, टिक टैक टो हो गया, और अमेरिकन ऑडियंस से वो ऐप को इंस्टॉल करवाते, और जब जब वो खेलते तो जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उससे वो अर्न करते। इसके साथ साथ वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो गेम्स की कोडिंग है वो भी मैं करता हूँ, जो फेसबुक में एड्स लगानी है वो भी मैं खुद करता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं एक सिंगल मैन आर्मी हूँ। और जो भी मेरे मेंटर्स हैं, जिनसे भी मैं मिला, उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी है, विच इज दिस: टीम इज ग्रेटर देन अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि लाइन कही थी रीड हॉफमैन ने। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक अच्छी टीम क्रिएट करते हो तो वो किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को हमेशा बीट करेगी। अब ऑब्वियसली वो जो टीम के प्लेयर्स हैं वो भी टीम ए प्लेयर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो निकम्मे लोग आपकी टीम में हैं और जो आप काम कर रहे हो उसको भी वो कम कर दें। बट ये वाला पॉइंट कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो रॉबर्ट हर्जवैक है, इन्होंने 1986 में एक गाड़ी खरीदी, फरारी टेस्टरोसा। उस वक्त ये हर रोज 16 घंटों तक काम करते थे। ये अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। तो इनका एक फ्रेंड था रिचर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मैं जो अपनी गाड़ी है अपने इस फ्रेंड को दिखाऊंगा, और ये बहुत ज्यादा खुश थे। इन्होंने इसको बुलाया, रिचर्ड देख मैंने ये गाड़ी खरीदी है। उसने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद उसने कहा कि चल मैं अपने घर तुझे लेके चलता हूँ। वहां पर रिचर्ड कैजुअली जब रॉबर्ट को चाय पिला रहा था तो रॉबर्ट ने देखा कि रिचर्ड के पास उनसे ज्यादा 2 महंगी कारें हैं, और वो उतना ज्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहा जितना वो कर रहे थे, और ना ही रिचर्ड को कुछ रॉबर्ट को दिखाना था। तो उनको लगा यार ये क्या है। तो उस दिन वो घर गए, रात भर ये सोचते रहे कि वो ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो रिचर्ड कर रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में जूम आउट किया, अपनी गेम को एनालाइज किया, अपना जो कैमरा है वो बाहर से देखा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि वो एक चीज नहीं कर रहे थे, एंड दैट वाज सिस्टमाइजेशन। यानी जिन जिन चीजों से हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिल रही है हमें उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी उन स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इस टास्क को अगर हमें करना है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है, ताकि या तो उसे डेलीगेट किया जा सके, किसी और को दिया जा सके, या फिर अगर खुद भी करना है तो हम मेमोरी पर रिलाई ना कर रहे हो। तो इस स्टोरी से हमारी 2 लर्निंग्स है, 1 जूम आउट एंड सेकंड इज सिस्टमाइज। ओके, तो एक बार ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसमें मैंने आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताई थी, और हमने ये देखा था कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस क्वालिटी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि मैक्सिमम रिस्क इस डिसीजन से क्या है और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो क्या है। सेकंड स्टोरी में हमने देखा था कि सेव व्हेन देयर इज सनशाइन, जिसमें हमने धर्मेंद्र सर की स्टोरी देखी थी, और हमारी लर्निंग ये थी कि जब भी सनशाइन है तो उस टाइम सेव करो, और अगर आपके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक अमाउंट है तो दोबारा से अपनी गेम को रीसेट मत करो, उस चीज को कंपाउंड होने दो। थर्ड स्टोरी हमने देखी थी मोनीश पब्राई की, कि कैसे उन्होंने एनवायरमेंट चेंज करके अपना बेटी का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया, व्हिच मींस एनवायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट स्टोरी में हमने देखा था कि अगर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ग्रैब कर लो, जिसमें हमने रॉबर्ट हर्जवैक की स्टोरी देखी थी। हमारी 5th लर्निंग थी कि टीम इज ग्रेटर देन सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि जो मैंने अपनी स्टोरी बताई थी बैंगलोर में,
उन इंसान की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, और मुझे लगा कि क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं इसलिए शायद वो अपने फुल पोटेंशियल में नहीं पहुंच पा रहे। इवन इसके बावजूद कि वो एक IIT के इंजीनियर थे। 6 पॉइंट में हमने रॉबर्ट की फरारी वाली स्टोरी देखी थी, जिससे हमारी लर्निंग ये थी कि जूम आउट। एंड 7th हमारी लर्निंग थी सिस्टमाइज। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है हु नॉट हाउ, ये आपको पढ़नी ही चाहिए। और अगर आप इस बुक को या बाकी 2000 बुक की समरीज हिंदी में हमेशा पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए वैल्यूबल ही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद।